गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम लोग संस्कृत जो सीजीएल के लिए है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पेपर 2 था आपका, तो उसमें बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप डिटेल में पढ़ाइए, तो उसमें मैं कुछ चैप्टर में डिटेल में बता रही हूँ। जो आपका सिलेबस है संस्कृत भाषा का, भाषा विज्ञान और संस्कृत साहित्य का इतिहास, तो संस्कृत साहित्य का इतिहास और भाषा विज्ञान से कुछ रिलेटेड टॉपिक है, वो मैं जो आपके अकॉर्डिंगली सिलेबस में जो है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले आपके 40 क्वेश्चन का सेट्स हो चुका है, जिसमें 25 सेट्स बन चुके थे। तो अब मैं संस्कृत भाषा का जो पहला चैप्टर है भाषा विज्ञान, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करूंगी। तो मे भी टॉपिक लेंदी भी हो सकता है, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से कवर्ड हो जाएगा। पहला चैप्टर था संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि भाषा की उत्पत्ति। अब भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उस समय के जो थिंकर्स थे उसके अकॉर्डिंग क्या क्या डेफिनेशन दिया, किसने क्या सोचा, तो वो सारे चीज हम लोग को पढ़ना है। अब इसमें जो आपका भाषा की उत्पत्ति है उसमें एटलीस्ट 12 सिद्धांत है। दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, रनन सिद्धांत, ध्वनि कुरण सिद्धांत, आवेग सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत, संगीत सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत, समन्वय सिद्धांत और प्रतिभा सिद्धांत। ठीक है, तो एक एक करके जितने भी सिद्धांत है, 12-13 सिद्धांत है, ये एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें से कुछ जो है, कुछ सिद्धांत जो था मैं जब ऑब्जेक्टिव करवा रही थी तो उसमें बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। जैसे रनन सिद्धांत के बारे में हो चुका था, प्रतिभा सिद्धांत के बारे में हो चुका था। तो इसमें आपको पढ़ना कैसे है, पहले तो कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके बारे में किस थिंकर ने, मतलब उस समय के जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या कहा है, जैसे भर्तृहरि ने क्या कहा है, या रूसो ने क्या कहा है, या हेडर ने क्या कहा है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ साथ जैसे प्लेटो हुए, रूस हुए, उन्होंने क्या कहा है। कहीं कहीं तो डेफिनेशन देकर पूछा जा सकता है कि ये किनके द्वारा कहा गया है, या ये सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादन किया गया है। तो आप वो सारे सिद्धांत को एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति के विषय पर विद्वानों ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे अपूर्ण और अनिर्णयात्मक है। तो विद्वानों ने जो उस समय जो प्रस्तुत किए थे वो क्या थे, अपूर्ण थे और अनिर्णयात्मक, मतलब उस पर निर्णय नहीं ले सकते और वो पूर्ण भी नहीं थे। भाषा की उत्पत्ति के लिए 2 बातें अनिवार्य है। भाषा की उत्पत्ति के विषय पर विद्वान, उस समय की बात हो रही है जब बहुत सारे विद्वान थे, तो उस समय जैसे कि मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, तो ये सब अलग अलग, या दर्शन है, तो ये सब अलग अलग थिंकर्स ने अपने हिसाब से अलग अलग बातें बताई। ठीक है, तो उनको हम लोग मतलब वो विद्वान थे लेकिन किसी ने भी पूर्ण मतलब कंप्लीट और जो निर्णयात्मक, मतलब कि एक पर्टिकुलर डिसीजन ले सकते हैं, वैसा कुछ नहीं दिया है। ठीक है, वाग्य यंत्र से ध्वनन या वर्णोच्चारण की क्षमता प्राप्त करना। ठीक है, भाषा के लिए 2 बातें अनिवार्य बताई गई है। कौन सी 2 बातें, वाग्य यंत्र से ध्वनन या वर्णोच्चारण की क्षमता प्राप्त करना, जो हम लोग वर्ण उच्चारण करते हैं उसकी क्षमता प्राप्त करना, और वाग्य यंत्र जो आपका वाग्य यंत्र से ध्वनन, जो आपका जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ये सब है, इससे ध्वनि का निकलना और वर्णों की उच्चारण की क्षमता प्राप्त करना, ये 2 बातें अनिवार्य बताई गई है। उच्चारित ध्वनि अर्थ के साथ संबंध स्थापित करने का प्रारंभ, जो हम लोग ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं उसके अर्थ, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या आ रहा है, तो इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना। तो ये 2 बातें थी। भाषा की उत्पत्ति के लिए 2 बातें अनिवार्य है। कौन सी 2 बातें, वाग्य यंत्र से ध्वनन या वर्णोच्चारण की क्षमता प्राप्त करना, जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं उसमें कितना कैपेबिलिटी है, और दूसरा क्या था, उच्चारित ध्वनि का अर्थ क्या है, जो हम लोग बोल रहे हैं। कभी कभी जैसे सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं, तो जो हम लोग बोल रहे हैं उसका सार्थक मतलब उसका अर्थात मीनिंग क्या होगा। तो 2 बातें क्या अनिवार्य बताई है, वाग्य यंत्र से ध्वनन या वर्णों की उच्चारण की क्षमता प्राप्त करना, और दूसरी उच्चारित ध्वनि का, जो हम लोग बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, प्रथम बात प्राय सभी पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों में भी प्राप्त होती है। जो पहला बात है वाग्य यंत्र से ध्वनन, मतलब अब कुत्ता हो, बिल्ली हो, चिड़िया हो, कबूतर हो, ये लोग सब क्या है,
आवाज तो सबका निकलता है, लेकिन उस आवाज का मतलब क्या होता है। पशु पक्षियों में स्पष्ट उच्चारण या व्यक्त वाक् का अभाव है। पशु पक्षी बोलते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं वो अपने लैंग्वेज में समझते हैं। ह्यूमन बीइंग उसको नहीं समझ सकता। अब कोई कोई पेट एनिमल है जिसको आप पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो उनके आप जो इमोशंस देख के समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनका वो एग्जैक्ट क्या कहना चाह रहा है वो आप नहीं समझ सकते। तो जो वाग्य यंत्र से ध्वनन है, जो आपका जो वोकल कॉर्ड से उससे जो आवाज निकल रहा है, ठीक है, तो वो तो पशु पक्षी का भी निकलता है, ठीक है। पशु पक्षियों में स्पष्ट उच्चारण का व्यक्त वाक का अभाव है। स्पष्ट तो वो नहीं बोल सकते, जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे अगर ये लाइन है भाषा की उत्पत्ति, तो आप ये किसी जानवर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो ये लाइन क्लियर बोलेगा। हाँ, जैसे तोता हुआ, तो तोता को आप रटा रटा कर बोलते हैं, ठीक है, तो किसी को आप सिखा रहे हैं तब वो बोला, लेकिन आपस में दो कुत्ते बात करेंगे तो वो दोनों ये नहीं बोलेंगे क्लियर कि भाषा की उत्पत्ति, वो लोग अपना भोभो और उनका जो लैंग्वेज है उसी में बोलेंगे, ठीक है। तो प्रथम बात प्राय सभी पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों में भी प्राप्त होती है। पशु पक्षियों में स्पष्ट उच्चारण या व्यक्त वाक् का अभाव है। पशु पक्षी स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकते, अतः वह स्पष्ट रूप से बोलने में असमर्थ है, वो क्लियर नहीं बोल सकते। जबकि मनुष्य को बोलने की क्षमता जन्म से प्राप्त है। मनुष्य क्या है, जन्म से बोल सकते हैं, अतः वह जन्म से वाग्य यंत्र या वाग्येंद्रिय का प्रयोग करते हैं। वाग्य यंत्र मतलब बोलने में जो जो आपका अंग है या जो यंत्र है वो कौन यूज करता है सबसे बेस्ट, ह्यूमन बीइंग सबसे अच्छे से उसका यूज करते हैं, जानवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरी बात में शब्द और अर्थ के संबंध जानने की जिज्ञासा ही मुख्य विषय है। दूसरी बात आपका जो है, आप जो दो अनिवार्य बात में देखिए, उच्चारित ध्वनि अर्थ के साथ संबंध स्थापित करने का प्रारंभ, तो ये कहाँ पे होता है, दूसरी बात में शब्द और अर्थ के संबंध जानने की जिज्ञासा ही मुख्य विषय है, कि जो हम बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक है, तो उसको जानने का जिज्ञासा ही क्या है, मुख्य विषय है। भाषा उत्पत्ति विषयक सभी सिद्धांत अनुमान पर आश्रित हैं एवं विज्ञान अनुमान पर आश्रित न होकर तथ्यों पर आधारित होता है। साइंस क्या है, साइंस को आपको प्रूफ चाहिए, ठीक है, लेकिन भाषा की उत्पत्ति जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सभी सिद्धांत अनुमान पर आश्रित है। मतलब ऐसा आप लोग एजम्पशन जो बोलते हैं, ये हम लोग एज्यूम किए हुए हैं, तब से वो एजम्पशन पर चल रहा है। लेकिन साइंटिफिक जो होता है वो क्या होता है, साइंस को क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। आप लैब में जाते हैं तो आप सॉल्ट एनालिसिस, मतलब केमिस्ट्री के लैब में हो या फिजिक्स के लैब में हो, किसी की भी लैब में हो, तो आप वो जो टेस्ट करेंगे उसके बाद ही मानते हैं ना, चाहे आप लेंस वाला करें या लाइट का प्रिज्म वाला, कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तभी मानते हैं हाँ कि ये हो रहा है। लेकिन जो लैंग्वेज चीज होता है उसमें हम लोग सिर्फ क्या, सिद्धांत है जो कि अनुमानित है। यह दर्शन मानव विज्ञान या समाज विज्ञान का विषय होने के कारण भाषा विज्ञान इस दिशा में अपनी असमर्थता प्रकट करता है। तो इसका कोई आपको एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिलता है, इसलिए क्या करता है, भाषा विज्ञान इस दिशा में अपनी मतलब वो कैपेबल नहीं होता है। यही अगर साइंस का कुछ होता है कि हाँ, जैसे कि आप एसिड और बेस का रिएक्शन कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, या फिर सोप का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इस तरीके का आपको उस समय एग्जाम्पल मिल जाता है ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल एग्जाम। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या एनालिसिस हो रहा है, या सिंपल हम लोग SKMNO3 वाला सॉल्यूशन वाला करते हैं, या फिर सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें कौन सा सॉल्ट है या फिर सोडियम को हम लोग कैसे रखते हैं, तो ये सब का प्रूफ अवेलेबल होता है। लेकिन ये जो ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ हम लोग अनुमानित कर सकते हैं, एक एजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या इसमें मेन पढ़ना है, जैसे आपके जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको तो MCQ फॉर्मेट है, तो उसमें डिटेल तो इतना लिखना नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपको दिए गए हैं, जैसे कि पहला सिद्धांत है आपको दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। यह सबसे प्राचीन मत है, नाम से ही पता चल रहा है कि दिव्य उत्पत्ति है, तो यह सबसे प्राचीन मत है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। यह सबसे प्राचीन मत है। इसके अनुसार जिस प्रकार परमात्मा ने मानव सृष्टि की, उसी प्रकार मानव के लिए एक परिष्कृत भाषा भी दी। दैवीय शक्ति ही इस सिद्धांत का मूल है। उसी दैवीय शक्ति ने ही वेदों का ज्ञान दिया, जिससे मानव अपना कार्य कर सके।
वेदों, उपनिषदों तथा अनेक दर्शन ग्रंथों में यह बात प्रमाणित है कि ईश्वर से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो सिद्धांत है ये दिव्योत्पत्ति सिद्धांत है और इसमें क्या माना गया है कि दैवीय शक्ति ही इस सिद्धांत का मूल है। इसी दैवीय शक्ति ने ही सृष्टि में मतलब सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों का ज्ञान दिया। जो दैवीय शक्ति थी उसी ने ही वेद की रचना की, जिससे मानव अपना क्रियाकलाप चला सकते हैं। मतलब हम लोग जो भी पूजा पाठ या जो भी संस्कार चल रहे हैं वो हम लोग वेद या मनुस्मृति जो उसमें दी है उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं कि ये भगवान के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, वेदों, उपनिषदों तथा अनेक दर्शन ग्रंथों में यह बात प्रमाणित है कि ईश्वर से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। तो ये आपका पहला सिद्धांत क्या है? दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पता चलेगा कि दिव्योत्पत्ति मतलब दैवीय शक्ति ही सिद्धांत का मूल रूप है। अब नेक्स्ट आता है, अब इसमें भी बहुत सारी चीजें, इसका भी समीक्षा होता है। मतलब बहुत लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, तो कुछ बोलेंगे हाँ। तो आपको मेन क्या कि सिद्धांत पढ़ना है, किसके द्वारा दिया गया ये पढ़ना है। अब इसका आप समीक्षा करने जाएंगे तो इस सिद्धांत पर निम्न आपत्तियां भी की गई है। अब ऐसा तो नहीं कि किसी ने कोई थ्योरम दे दिया, मान लो पाइथागोरस ने भी थ्योरम दिया या न्यूटन्स ने भी 3 लॉ दिए, तो उसके पीछे भी तो और 10 लोग होंगे ना उसको क्रिटिक करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए। तो इसी तरह इसके लिए भी क्रिटिसिज्म हुई। तो जितने भी सिद्धांत है सबका कोई ना कोई क्रिटिक करेगा, क्योंकि कंटेम्प्रेरी जब भी आपका जो भी समय चल रहा है तो आपके आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो आपके हर अच्छे काम या आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो आप पे नजर रखेंगे। अभी होता है स्टेटस का सिस्टम आ गया कि आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं या फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, तो उस टाइम भी पहले भी ऐसा था कि आपने जो सिद्धांत दिया तो आपके साथ वाले हैं वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। और जब भी कुछ नया होता है तो आपको जो कर रहा है उसको क्या बोला जाता है कि ये तो पागल है। जो भी नया इन्वेंशन डिस्कवरीज होता है तो उसके साथ वाले लोग क्या बोलते हैं, अरे पागल है, कुछ भी करता रहता है। तो इस सिद्धांत का भी उस समय भी इसका भी आलोचना किया गया। तो इसमें क्या है, इस सिद्धांत का तर्क क्या था? यह सिद्धांत तर्क या विज्ञान संगत नहीं है, केवल आस्था पर निर्भर है। तो नाम से ही पता चला कि दिव्योत्पत्ति सिद्धांत है, तो इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं, सिर्फ हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि देवी देवताओं ने ऐसे रचना की, उन्हीं की भाषा है ये। तो ये उस समय हम लोग मान कर चले थे। तो उस समय इसका समीक्षा मतलब उस समय भी बहुत लोगों को आपत्तियां हुई। तो यह सिद्धांत तर्क या विज्ञान संगत नहीं है, केवल आस्था पर निर्भर है। सही भी है कि हम लोग सिर्फ भगवान पे मानकर चल रहे हैं। यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो सृष्टि में भाषा वेद नहीं होता। ये भी बात सही है कि अगर ईश्वर ही सारे भाषा दिए हैं तो भाषा भेद नहीं होता, एक ही भाषा चला आ रहा होता और जितने भी लोग हैं प्राचीन से लेके अभी तक वही भाषा बोलते। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। आज के टाइम में आप देखिए, आप लोग में ही कितने लोगों ने संस्कृत लैंग्वेज रखा है, बहुत नॉमिनल रखा है, सब तो नहीं रखे हैं। अब जैसे सीजीएल में पेपर 2 में जो ऑप्शंस दिया हुआ है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत अब दिया है, पहले तो नहीं दिया हुआ था। जो संथाली है, कुड़ुक है, करमाली और क्या क्या है। तो अगर ऐसा दैवीय सिद्धांत होता तो सब संस्कृत पढ़ते, सब संस्कृत में बात करते, आपका व्हाट्सएप फेसबुक सब संस्कृत में होता, यहाँ तक कि यूएनओ में भी संस्कृत में ही सारा काम होता अगर ये ऐसा होता तो। लेकिन ऐसा नहीं माना गया। उसके बाद एक जर्मन विद्वान थे, हेडवर्ड ने लिखा है, यदि भाषा ईश्वरकृत होती तो यह अधिक सुव्यवस्थित और तर्क संगत होती। अधिकांश भाषाएं व्यवस्थित और त्रुटिपूर्ण है। तो ये हेडर ने लिखा अपने में, उस समय के जर्मन के जो विद्वान थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि अगर भाषा ईश्वरकृत होती, अगर भाषा ईश्वर बनाए है तो यह अधिक सुव्यवस्थित होती। तो सुव्यवस्थित क्यों नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है कि ये उस समय, ये तो हम लोग मान रहे हैं कि दिव्योत्पत्ति सिद्धांत है तो भगवान ने ऐसा ऐसा कहा या भगवान ने वेद की रचना की। लेकिन भगवान ने वेद की रचना की तो ये सारा चीज अरेंज क्यों नहीं है, सुव्यवस्थित क्यों नहीं? ये किसने कहा? जर्मन विद्वान हेडर ने कहा। ये इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उसने इस सिद्धांत की समीक्षा की है। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कौन सा सिद्धांत था और उस सिद्धांत में मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थे। तो ये था दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आता है संकेत सिद्धांत। बाकी किसने क्या समीक्षा किया वो आपसे इतना डीपली तब पूछेगा जब आपका सब्जेक्टिव आंसर होगा। ये क्या है, सिंपल ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संकेत सिद्धांत। संकेत सिद्धांत नाम से पता चलता है कि जहां हम लोग क्या सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, इशारे में बोलेंगे। ठीक है, इसे निर्णयवाद, निर्णय सिद्धांत और स्वीकारवाद आदि अनेक नामों से जाना जाता है।
ठीक है। तो इसको 3-4 नाम से ही जाना जाता है। फ्रेंच विद्वान रूसो द्वारा प्रतिपादित, इसको किसने प्रतिपादित किया है? फ्रेंच विद्वान रूसो द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को निर्णयवाद तथा स्वीकारवाद नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डिसीजन मेकिंग, मतलब एग्जैक्ट डिसीजन या एक्सेप्टेबल जो होता है। तो ये बात किसने कहा? फ्रेंच विद्वान रूसो ने कहा। तो ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फ्रेंच विद्वान रूसो द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को निर्णयवाद तथा स्वीकारवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अनुसार व्यक्ति प्रारंभ में संकेतों के माध्यम से अपना अभिप्राय व्यक्त करता था तथा बाद में सामूहिक रूप में वस्तुओं की संज्ञा दी गई और इसे सामाजिक समझौता कहा जाता है। अगर आप मतलब मैक्सिमम लोग तो हिस्ट्री पढ़े होंगे, आप 6-7 से हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो आप उसमें देखेंगे इवोल्यूशन, ह्यूमन बींग्स का जो इवोल्यूशन होता है टिल आप क्रो-मैग्नन होमो सैपियंस में आएंगे, तो उससे पहले जो है निंडरथल है, जावा मैन है, ये सब जो है आप मैं प्री हिस्ट्री की बात कर रही है। तो उस समय तो इंसान को बोलना पढ़ना लिखना नहीं आता था, इस तभी तो वो प्री हिस्ट्री है। अगर लिखना पढ़ना आता तो आपका रिटन रिकॉर्ड्स होता, वो सब का तो कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। आप अपने एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे ना कि इवोल्यूशन ऑफ अर्ली मैन में आप देखेंगे कि कैसे मंकी का फोटो है, कैसे है। तो उस समय क्या होगा कि ये लोग बात करते होंगे आपस में, ऐसा तो नहीं, मे भी इशारा में बोलते होंगे, या अगर किसी ने हाथी को मारा या शेर को मारा तो इशारा करके बताते होंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूसो उन्होंने यही कहा है कि इस सिद्धांत को निर्णयवाद तथा स्वीकारवाद के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति प्रारंभ में संकेतों के माध्यम से अपना अभिप्राय व्यक्त करते थे, जैसे कि इशारे में ही बात किया करते। तो उस समय उनमें वो मतलब बॉडी में तो आपका सारा वोकल कॉर्ड्स था, जितना भी आपका सेंस ऑर्गन है या जो बोलते हैं, तो तालु, मूर्धा, कंठ, ये सारा आपका था, लेकिन आपने इसका यूज करना नहीं सीखा था। ये अकॉर्डिंग टू रूसो ने ऐसा कहा है, ठीक है। इसे सामाजिक समझौता कहा जाता है। तो उस समय क्या व्यक्ति, ये आप संकेत सिद्धांत पढ़ रहे हैं, नाम ही संकेत सिद्धांत है, तो इसमें लोग क्या करते थे? संकेत में बात करते थे। ऐसा किसने कहा है? फ्रेंच विद्वान जो है रूसो ने कहा। इस सिद्धांत के प्रवर्तक 18वीं शताब्दी के फ्रेंच विद्वान, तो 18वीं शताब्दी में ये बात कही गई थी, ठीक है। अब इस समय भी बहुत सारा समीक्षा हुआ होगा, ऑब्वियसली होगा ही। बिना भाषा के सभा का आयोजन और विचार विनिमय कैसे हो, ये भी सोचने वाली है कि अगर भाषा नहीं था तो ये लोग कैसे बोले या कैसे सोचे। तो ये सब बात की बात है, लेकिन ये आपको संकेत सिद्धांत में इतना पढ़ना है कि ये किसने दिया है? रूसो ने दिया है, और इसको निर्णयवाद या निर्णय सिद्धांत भी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रनन सिद्धांत। अगर ऐसे आप डीपली पढ़ने जाएंगे तो फिर आपका क्लास में भी 2 घंटा 3 घंटा तक हो सकता है। तो इतना डीपली एनालिसिस से अच्छा है कि जो मेन सिद्धांत दिए गए हैं आप उसको पढ़िए, किसके द्वारा दिए गए हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत आपका आता है रनन सिद्धांत। इससे क्वेश्चंस बहुत जगह आया है। अगर आप टेट, यूजीसी, नेट ये सब एग्जाम दे रहे हैं तो रनन सिद्धांत से क्वेश्चन आए हुए हैं। इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत, पहले ये भी होगा कि ये सिद्धांत को किसने दिया, या ये सिद्धांत का नाम ऐसा रनन क्यों पड़ा। तो इस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक प्लेटो थे। कौन थे मूल प्रवर्तक इसके? प्लेटो थे। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित तथा हेस और मैक्स मुलर द्वारा व्यवस्थित इस मत के अनुसार प्रकृति में एक सामान्य नियम है। किसी वस्तु पर चोट मारने पर एक विशेष ध्वनि होती है, यह ध्वनि उसकी विशेषता है। इसी ध्वनि को क्या कहते हैं? रणन कहा जाता है। आप किसी भी चीज पे टच कीजिए या जोर से एक हथौड़ी लेके दीवार में मारिए तो कैसा आवाज होगा, या फिर आप अपना फोन ही छोड़ दीजिए तो उसमें तो 2 आवाज निकलेगा, एक आपका हार्ट बीट का आवाज निकलेगा, दूसरा फोन के चटकने का आवाज निकलेगा, ठीक है। तो किसी भी चीज पे अगर आप चोट करते हैं तो एक आवाज निकलता है, और यह ध्वनि उसकी विशेषता है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और कुछ आपको आवाज आ रहा है कि कोई ट्रक का हॉर्न है या फिर कोई जेसीबी जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, तो आप एक विशेष आवाज को पहचान लेते हैं, ठीक है। तो रनन सिद्धांत उसी पे बेस्ड है। इस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन है? प्लेटो हैं, तथा इसको हेस और मैक्स मुलर ने भी व्यवस्थित किया है। तो ये तीनों नाम जो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? प्लेटो, हेस और मैक्स मुलर। इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद सिद्धांत, ये सब बोला गया। कहीं कहीं पे इसको डिंग डांग आदि नामों से भी निर्दिष्ट किया है। क्यों डिंग डांग? क्यों नाम है वैसा कि जैसे इसमें मेन क्या दिया हुआ है
कि मैक्स मुलर ने क्या कहा है कि प्रकृति द्वारा व्यवस्थित इस मत के अनुसार प्रकृति में एक सामान्य नियम है। किसी वस्तु पर चोट मारने पर एक विशेष ध्वनि होती है। यह ध्वनि उसकी विशेषता है और इसी ध्वनि को क्या कहते हैं? रनन सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आपके जो 3 नाम है, कौन कौन से? प्लेटो, हेस और मैक्स मुलर। ये तीनों को याद रखना है। और इस सिद्धांत का और क्या क्या नाम है? पहला है धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद सिद्धांत, अनुकरण या डिंग डांग सिद्धांत। अगर जो लोग इसको सीरियसली पढ़ रहे हैं वो नोट भी कर सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट जो है, जो थिंकर्स हैं और जो नेम है उनके, आप और क्या क्या सिद्धांत दिए हैं वो आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप सुनकर याद कर सकते हैं। तो दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है ये। तो इस सिद्धांत का भी बहुत लोगों ने क्या किया? क्रिटिसाइज किया। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का आप जान सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। तो इसका भी सिद्धांत था, समीक्षा था। इस सिद्धांत में इतने दोष थे कि बाद में मैक्स मुलर ने इसे छोड़ दिया। ये माना जाता है कि इस सिद्धांत को बहुत सारा डिमेरिट्स था, तो मैक्स मुलर इससे खुद अलग हो गए। ठीक है, तो आपको मेन क्या पढ़ना था? रनन सिद्धांत क्या है, किनके द्वारा दिया गया और इसका अलग अलग नाम क्या है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा सिद्धांत था? ध्वन्य अनुकरण सिद्धांत। ध्वन्य अनुकरण सिद्धांत नाम से क्या पता चलता है? ध्वनि का अनुकरण करना। इस सिद्धांत को अनुकरण सिद्धांत कहा जाता है। इसके नाम आप ध्यान दीजिएगा, क्या क्या नाम है। आपसे क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि इस ध्वनि अनुकरण सिद्धांत के अलग अलग नाम क्या है। इस सिद्धांत को अनुकरण सिद्धांत, ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद, शब्दानुकरणवाद, भोभोवाद, ये भी नाम है इसका, कुत्ता जो भौ भौ करता है, तो ये सारा इसका नाम है। क्या क्या नाम है? अनुकरण सिद्धांत, ध्वनियनात्मक सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद सिद्धांत, शब्दानुकरण सिद्धांत या भोभोवाद सिद्धांत। ठीक है, इतने नाम से इसको जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक वस्तुओं, पशु पक्षियों आदि की ध्वनि के अनुकरण पर विभिन्न वस्तुओं के नाम रखे जाते हैं। मतलब किसी का भी आवाज सुनकर उसका नाम रखा जाता है। जैसे काव काव से कौवा, कुकू से कोयल, झरझर से झरना। कुत्ते की ध्वनि को अंग्रेजी में भौ भौ कहते हैं, अतः हिंदी में यह भौभौवाद हुआ। तो इसका नाम ही, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिस आवाज में बोलता है, ठीक है, तो उसी का नाम हम लोग रख देते हैं। ऐसे हम लोग को अभी भी, जैसे जिन लोगों को निकनेम रखने की आदत होती है, तो कोई जैसे बोलता है तो उसी नाम से हम लोग उसको आपस में, जैसे 3-4 फ्रेंड है तो उस नाम से आप लोग रखकर निकनेम रखते हैं ना, उसी तरीके का ये है कि जो हम लोग सुने उस नाम से उस चीज का नाम रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिद्धांत आपको पढ़ना है आवेग सिद्धांत। अब जितने भी सिद्धांत थे सब में समीक्षा है, लेकिन उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है आवेग सिद्धांत। इस सिद्धांत को मनोभाव व्यक्तिवाद, मनोराग व्यंजक, शब्द मूलकतावाद, पुह सिद्धांत, मनोभावी व्यंजनात्मक आदि सिद्धांत के नाम से जाना गया है। आपको याद रखना है कौन कौन सा नाम है? मनोभाव व्यक्तिवाद, शब्द मूलकतावाद, पुह सिद्धांत या मनोभाव व्यंजकतावाद सिद्धांत। ठीक है, तो इतना नाम इसको क्यों दिया गया? इसके अनुसार आरंभ में मनुष्य भाव प्रधान और प्रसन्नता, दुख, विस्मय, घृणा आदि के भाव वश से उसके मुख से जो छी, धिक, आह, जैसे आप विस्मयादि बोधक शब्द पढ़ते हैं ना, वो जो निकलता था उसी से भाषा का निर्माण हुआ। मतलब कि जैसे कि आप रो रहे हैं या फिर हंसी से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो जो भी आपकी इमोशंस थे, आप ग्रामर में पढ़ते हैं ना विस्मयादि बोधक शब्द, तो वो उससे जो वो सब सिचुएशन से जो भी भाव निकलता था उसी के नाम पे ये सिद्धांत का नाम रखा गया है आवेग सिद्धांत, जिन्हें धीरे धीरे इससे भाषा का विकास हुआ। तो ये आवेग सिद्धांत है। ये क्या है? जो आपके अंदर इमोशंस होते हैं और उससे जो आवाज निकलता है उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, धीरे धीरे इन्हीं से भाषा का विकास हुआ है। ये शब्द विचार पूर्वक प्रयुक्त नहीं होते हैं, बल्कि आवेग की तीव्रता में अनायास ही निकल पड़ते हैं। ये क्या है कि आपके मुंह से अचानक निकलता है, आप कुछ सोच समझ के नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न भाषाओं में ऐसे शब्द एक रूप में नहीं मिलते हैं, सब भाषा के अलग है। आप जैसे बंगाली में कुछ होगा तो क्या बोला जाएगा? ओ मागो, लेकिन हिंदी में आप बोलेंगे तो कुछ और होगा।
ठीक है, संस्कृत में कुछ और होगा। तो ये क्या है, हर भाषा में किसी भी चीज को बोलने का तरीका, एक्सप्रेशन अलग अलग होता है कि किस चीज को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो उस समय के लोगों ने इसका समीक्षा इस तरीके से किया, ठीक है, कि भिन्न भिन्न भाषाओं में ऐसे शब्द एक रूप में नहीं मिलते हैं, संभवतः निकलते ही सभी मनुष्यों का लगभग एक समान होता है। मतलब कुछ कुछ होता है, जैसे रो रहा तो देख के समझ जाएगा कि वो रो ही रहा है। तो ये ऑल टोटल आवेग सिद्धांत जो है, आपके जो मन के जो विकार हैं उससे जो उत्पन्न हो रहे हैं, उसी पे बेस्ड ये सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत आपका आता है श्रम ध्वनि सिद्धांत। तो श्रम ध्वनि सिद्धांत से क्या पता चल रहा है, श्रम और ध्वनि, इसे इसका क्या क्या नाम है पहले देख लीजिए। इसे यो हे हो वाद, क्या नाम है इसका, यो, जैसे आप समझ लीजिए कोई चाइनीज पर्सन बोल रहा है, यो हे हो वाद। श्रम परिहरण मूलकतावाद भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको कि किस सिद्धांत का क्या और नाम है। तो क्या क्या नाम है इसका, यो हे हो वाद, श्रम परिहरण मूलकतावाद भी कहा जाता है। इसे नुआरे नामक भाषा शास्त्री ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था प्रतिपादित, नुआरे नामक भाषा शास्त्री। उस समय जो भाषा शास्त्री थे उसके नाम क्या थे, नुआरे, NOIRA। इनके अनुसार परिश्रम का कार्य करते समय सांस तेजी से बाहर भीतर आने के साथ, जैसे आपको कोई बहुत ज्यादा हेवी कोई सामान लेकर 4th फ्लोर से लेकर नीचे आने को बोला जाएगा तो आपके मुंह से कैसा आवाज निकलेगा। साथ साथ स्वर तंत्रियों को विभिन्न रूपों से कंपित होने पर तदनुकूल ध्वनियां उच्चारित होने से कार्य करने वाले को राहत मिलती है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या रखा गया, श्रम ध्वनि सिद्धांत। तो कोई कोई काम, जैसे आप लेबर लोग को देखेंगे ना कि लेबर लोग जो कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ, तो ऊपर से नीचे, अब तो खैर बहुत सारा मशीन है, इक्विपमेंट है, लेकिन पहले के आप मूवी सब देखिएगा ना, तो जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी होता है उसमें दिखाता है कि सब जो लेबर लोग काम कर रहे, तो एक गाना में गाने गा गा के काम करते हैं। तो ये श्रम सिद्धांत को मतलब क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि कोई भी आप लेबर वाला हार्ड वर्क वाला कर रहे हैं तो उसमें एक ध्वनि जो है उसको हेल्प कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, श्रम ध्वनि सिद्धांत। इसमें जैसे कि कपड़े धोते समय धोबी जो पटक पटक के धोता है, या मजदूर जो होते हैं वो लोग भी चिल्ला चिल्ला के काम करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि उस चीज से उसको एनर्जी मिलता है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो वो आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी गेन करते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, श्रम ध्वनि सिद्धांत, ठीक है। अब इसके लिए भी समीक्षा तो हो गई। यह मत भाषा की उत्पत्ति के लिए सर्वथा असंतोषजनक है, इसको बोलेंगे कि ये तो कोई मान ही नहीं सकता है। तो ये नाम अब माने या नहीं माने, सिद्धांत दिया गया है तो आपको ये पढ़ना ही है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंगित सिद्धांत। आपको 12 सिद्धांत पढ़ने हैं, ये आपका 7वां नंबर है, इंगित सिद्धांत। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि आपका पेपर में अच्छा मार्क्स आए, उसमें आपको PhD नहीं करना, आपको सिद्धांत का नाम जानना है, किसने दिया, या उससे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो जानना। अब इसके पीछे पढ़ के आपको उस चीज पे ऐसा नहीं कि 2000 या 4000 वर्ड का ऐसे लिखना है। तो इंगित सिद्धांत किसने दिया, इस सिद्धांत के प्रवर्तन का श्रेय पॉलिशियन भाषा डॉक्टर विद्वान राय को है। डार्विन भी इसके समर्थक है, चार्ल्स डार्विन जो है वो भी इसके समर्थक है। तो पॉलिशियन भाषा विद्वान डॉक्टर राय द्वारा प्रतिपादित तथा डॉक्टर डार्विन द्वारा समर्थित इस मत के अनुसार प्रारंभ में मानव ने अपने आंगिक चेष्टाओं को ही वाणी के द्वारा अनुकरण किया और भाषा बनी। तो इनके कहने का मतलब क्या था कि आंगिक भाषा की चेष्टाओं को ही वाणी के द्वारा, जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे पानी पीने के समय मुंह से पा जैसी ध्वनि हुई, अतः पा का अर्थ पानी पीना हुआ, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग यही हुआ कि हम लोग जो काम करते हैं उससे जो आवाज ऐसा होता है, तो उसी के अनुसार भाषा चला। इस मत के अनुसार प्रारंभ मानव ने अपनी आंगिक चेष्टाओं को ही वाणी के द्वारा अनुकरण किया और भाषा बनी। जैसे पानी के समय मुंह से पा जैसी ध्वनि हुई, अतः पा का अर्थ क्या हो गया, पीना। जैसे संस्कृत में आप पा शब्द रूप से पिबती पिबता पिबंती पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत किसने दिया, डॉक्टर राय, और जो डार्विन थे वो भी इनके सपोर्टर थे। तो आपको मेनली यही पढ़ना है किसका क्या सिद्धांत था और किसने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है आपका संपर्क सिद्धांत। संपर्क सिद्धांत
संपर्क सिद्धांत इस मत के प्रतिपादक जी रेवेज हैं, जो मनोविज्ञान के विद्वान थे। इनके मतानुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें पारस्परिक संपर्क की प्रवृत्ति जन्म सिद्ध है। प्रारंभ में भूख आदि की अभिव्यक्ति के लिए मौखिक और सांकेतिक अभिव्यक्ति का सहारा लिया गया होगा। उनसे जो ध्वनियां निकली वह धीरे धीरे भाषा बनी। इनका कहना भी सही है। ये क्या बताते हैं, ये जी रेवेज जो है वो मनोविज्ञान के विद्वान थे, तो उनका कहना था कि उसमें पारस्परिक संपर्क की प्रवृत्ति जन्म सिद्ध है। मतलब ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, विदाउट सोसाइटी के ह्यूमन जो है वो नहीं रह सकता है। तो उनको सोसाइटी में रहना है तो आपस में बात तो करना पड़ेगा, चाहे वो इशारा से करे। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन को आप ऐसे जगह भेज दीजिए जहां इंग्लिश और साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं चलता है, ठीक है, कोई अदर लैंग्वेज चलता है, तो वो क्या करेगा, इशारे में वो बात को करेगा। या बिहारी तो क्या है, बिहारी तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड मिल जाते हैं, वो तो अपना बात बोल ही लेगा। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बोलना हो या जो भी है, तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आपको साउथ भेज दिया जाए तो आप वहाँ काम चला लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या, साउथ इंडिया जाके बहुत लोग होते हैं इसके लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ का आपको लैंग्वेज नहीं पता है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो बोर्ड में लिखा रहता है वो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे कि वो क्या लिखा हुआ, और आपको इंग्लिश भी नहीं आता है, तो आप कैसे बात करेंगे। आपको कुछ भी लेना है तो आप इशारे में बात करेंगे या कुछ चीज का फोटो दिखाकर पूछेंगे। तो इनके अनुसार क्या हुआ, संपर्क सिद्धांत के अनुसार क्या था कि ह्यूमन बीइंग क्या है कि सोसाइटी में रहते हैं, तो इनके मतानुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें पारस्परिक संपर्क की प्रवृत्ति जन्मसिद्ध है। वो अपने आप ही आपस में चाहे इशारे से करे या लिख कर करे, बोल कर करे, जैसे भी करे, वो अपनी अभिव्यक्ति कर लेंगे, संकेतों के द्वारा ही कर लेंगे, ठीक है। तो उनसे जो ध्वनि निकली, जो हम लोग संकेत या इशारा किए, तो उससे जो ध्वनि निकली वही बाद में क्या, भाषा बनी, ठीक है। तो ये सिद्धांत क्या था, संपर्क सिद्धांत। तो आपको जो भी सिद्धांत थे और जिनके जो प्रवर्तक है वो नाम याद रखना है। नेक्स्ट सिद्धांत में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है आपका संगीत सिद्धांत। नाम से ही क्लियर है, म्यूजिक रिलेटेड है, संगीत सिद्धांत है ये, ठीक है। इसको प्रेम सिद्धांत, सिंग थ्योरी, वो थ्योरी भी कहा जाता है। क्या क्या, प्रेम सिद्धांत, सिंग सॉन्ग थ्योरी। ऑब्वियसली संगीत है तो सिंग सॉन्ग होगा, और संगीत है तो प्रेम तो होगा ही, तो इसको प्रेम थ्योरी भी कहा जाता है, सिंग सॉन्ग थ्योरी भी, और वो थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब आपको इसकी थ्योरी का जितना भी जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, सारे थ्योरी का नाम याद होना चाहिए और कौन इसके प्रोपाउंडर है, फाउंडर है, वो याद होना चाहिए। तो डार्विन स्पेंसर, ये आप सोशियोलॉजी या पबैड पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब थिंकर्स हैं, या पॉलिटिकल साइंस से जो भी आपका ह्यूमैनिटीज के जो भी स्टूडेंट है उनको ये सब नाम पता है, जितने भी थिंकर्स के नाम है। तो ये जो है थिंकर्स जो है डार्विन, स्पेंसर एंड यस पर्सन ने भी कुछ रूप में माना है। तो इस सिद्धांत को बहुत सारे अलग थिंकर्स जो उनने भी इस सिद्धांत को माना है। इसके सिद्धांत के अनुसार मानव के संगीत से भाषा की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ये क्या था, संगीत सिद्धांत, इसके अलग अलग नाम आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रतीक सिद्धांत। इस सिद्धांत में माना जाता है कि संयोग से किसी शब्द का किसी अर्थ से संबंध हो जाता है और वो शब्द उस अर्थ का प्रतीक हो जाता है। भाषा विज्ञान में ऐसे शब्दों को नर्सरी शब्द कहते हैं, जैसे माता, पिता, बाबा इत्यादि। ये प्रतीक है, मतलब किसी चीज जो सिंबल बोलते हैं ना, उस टाइप से है। तो इस सिद्धांत में माना जाता है कि संयोग से किसी शब्द का अर्थ किसी अर्थ से संबंध हो जाता है और वो शब्द उस अर्थ का प्रतीक हो जाता है, ठीक है। तो इसको भाषा विज्ञान में ऐसे शब्द को क्या माना गया, नर्सरी शब्द, जैसे माता, पिता, बाबा जो एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो इसका आप क्रिटिसिज्म करने जाएंगे। प्रतीक सिद्धांत मूलतः भाषा से प्रारंभिक शब्दों की व्याख्या करता है। भाषा में नर्सरी शब्द आए, ये भी सत्य है, मतलब ये सही है, इसके लिए कुछ ऐसा नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है समन्वय सिद्धांत। क्या है ये, समन्वय सिद्धांत। समन्वय सिद्धांत में क्या है, यह सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हेनरी स्वीट हैं। कौन है भाषा शास्त्री, हेनरी स्वीट ने दिया है। उन्होंने नए सिद्धांत की अपेक्षा सर्व सिद्धांत संकलन को अधिक उपयुक्त समझा है। उन्होंने नए सिद्धांत की अपेक्षा सर्व सिद्धांत संकलन को अधिक उपयुक्त समझा है, ठीक है। उनके अनुसार यदि किसी सिद्धांतों में आवश्यक तत्व
को एकत्रित कर लिया जाए तो भाषा की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। इनके अनुसार क्या, यदि सभी सिद्धांतों में से आवश्यक तत्व, जितने भी सिद्धांत अभी तक आपने पढ़े या जो भी आप पहले भी, अगर आपका ऐसा नहीं कि आप पहली बार यहाँ पढ़ रहे होंगे, और भी कहीं से पढ़े भी होंगे और जो संस्कृत लैंग्वेज जिनका शुरू से रहा है तो उनको ये सब बात पता होगी, या आप हिंदी भी लैंग्वेज आपका है तो ये सारा चीज आप उसमें भी पढ़े होंगे। तो इनके अनुसार क्या है कि सभी सिद्धांतों में से कोई आवश्यक तत्व को, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सारा आप एक जगह इकट्ठा कर ले, गैदर कर लेते हैं, तो भाषा की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। मतलब किसी भी चीज से आप उसका नेगेटिव ही क्यों लेते हैं, सब चीज से अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग का, उसमें आप देखिएगा जितने भी डिफरेंट कंट्रीज हैं सबसे कुछ ना कुछ लिया गया है, तो उससे ऐसा तो नहीं कि सारा नेगेटिव पॉइंट से लिया गया है, बहुत अच्छे चीज भी लिया गया है। तो इसी थ्योरी को हेनरी स्वीट ने कहा है कि जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उससे आवश्यक तथ्य को आप एकत्रित कर लिया जाए तो भाषा की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति समझाने के लिए अन्य कोई एकमत शुद्ध न होने का सबका समन्वय उपयुक्त माना गया है। यह सिद्धांत सामान्यतः निर्विरोध रूप से स्वीकार किया जाता है। यह सिद्धांत ऐसा है कि इसको हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या था सिद्धांत, समन्वय सिद्धांत। नेक्स्ट आता है आपका प्रतिभा सिद्धांत। क्या है प्रतिभा सिद्धांत, ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा सिद्धांत के संस्थापक आचार्य भर्तृहरि है। कौन है इनके संस्थापक, आचार्य भर्तृहरि। वाक्य पदीय में भर्तृहरि ने प्रतिभा को विश्व की आत्मा माना है और उसे सर्वशक्ति संपन्न बताया है। इसमें भर्तृहरि ने प्रतिभा को विश्व की आत्मा माना, प्रतिभा सिद्धांत जो है विश्व की आत्मा माना है और उसे सर्वशक्ति संपन्न बताया है। इस प्रकार की भाषा उत्पत्ति मनुष्य के प्रतिभाओं से हुई है। तो जो भाषा की उत्पत्ति प्रतिभाओं से हुई है तो उसको क्या, प्रतिभा सिद्धांत किसने माना है, ये सारा चीज भर्तृहरि ने माना है। भर्तृहरि पूर्व जन्म में संस्कारों को भी भाषा उत्पत्ति का कारण मानते हैं। तो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उसको भी वो भाषा उत्पत्ति का कारण मानते हैं। तो ऐसा कौन मानते हैं, भर्तृहरि मानते हैं। तो भर्तृहरि के बारे में आपको तो बहुत सारे डिटेल भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये सबसे जो सिद्धांत था इसके संस्थापक कौन थे, भर्तृहरि थे, आचार्य भर्तृहरि। इनके अकॉर्डिंग आपको ये सबसे सटीक है। तो ये सिद्धांत आपको भी क्या, मतलब जो जितने भी सिद्धांत आपने पढ़े, जो 12 सिद्धांत है, तो 12 सिद्धांत में जितने भी आप सिद्धांत था आपका, दिव्योत्पत्ति, संकेत सिद्धांत, रणन सिद्धांत, ध्वन्य अनुकरण सिद्धांत, आवेग, इंगित, श्रम, संपर्क, संगीत सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत, समन्वय सिद्धांत और प्रतिभा सिद्धांत। तो इसमें इस सिद्धांत प्रतिभा में क्या माना गया कि सिद्धांत के संस्थापक आचार्य भर्तृहरि, उन्होंने क्या माना है कि वाक्य पदीय में भर्तृहरि ने प्रतिभा को विश्व की आत्मा माना है। ठीक है, और उसे सर्वशक्ति संपन्न बताया है। ठीक है, तो ये आपका इतना सारा सिद्धांत था जो कि आपका पहला चैप्टर जो है संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास, तो उसमें आपको ये सारे सिद्धांत पढ़ने हैं। कौन से प्रवर्तक है, सिद्धांत का मूल क्या है, तो ये सारे इससे वन जो आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो आप ये चैप्टर पढ़िए। इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है तो आप फ्री हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए। ये आपका जो पहला चैप्टर है आपके सिलेबस में भाषा विज्ञान, तो भाषा विज्ञान के जो सिद्धांत दिए हुए हैं वो आज मैं आपको एक्सप्लेन की हूँ। आगे के चैप्टर, आगे के क्लास में भी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप वीडियोस को कंटिन्यू देखिए। और जो लोग ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि संस्कृत लैंग्वेज के लिए 25 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 40 सेट का क्वेश्चन है वो। ऐसे आप लोग के 100 क्वेश्चन आएंगे लेकिन इसमें 40 क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो आप वो सेट्स को प्रैक्टिस कीजिए। उसमें बहुत सारा टॉपिक कवर किया गया है, ग्रामर का है, वैदिक साहित्य, जो भी आपका सिलेबस में है वो सारा चीज़ कवर किया जा चुका है। तो आप उसको रेगुलर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और जो आपका पेपर 3 है उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं, आप वो भी प्रैक्टिस सेट्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो 150 सेट का क्वेश्चन है। उसमें जो आपका जीएस है, साइंस है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर साइंस है,
सबसे जो आपके अकॉर्डिंग सिलेबस जैसा आता है उस टाइप का क्वेश्चन सेट किया हुआ है, तो आप वो भी सेट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस आपका झारखंड करंट का भी जो है झारखंड स्पेशल और करंट वो सारा भी कवर किया जा सकता है। तो वो आप सारे वीडियोस को रेगुलर देखिए, कंटिन्यू कीजिए। एक बार देख भी चुके हैं तो बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में भी टाइम है। तो आप जितना अच्छा रिवीजन करेंगे आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। और जो बीपीएससी के कैंडिडेट हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम में बीपीएससी का करंट अफेयर सेशन चल रहा है, आप उसको देखिए और रिवीजन कीजिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वो 101 स्पेशल 101 पॉइंट्स है जो कि उसमें डिस्कस किया गया है, जो आपका नेशनल इंटरनेशनल सारे इश्यूज़ को कवर करता है। ठीक है, तो सारे वीडियोज़ को आप देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।